बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 पर सुनते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पेज, टिकटॉक और यूट्यूब पर देख भी रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपकी जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। अब इसमें हम कहाँ तक कामयाब हैं इस बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये मैं ज़रूर हमेशा से कहता हूँ कि आप सिर्फ अगर किसी राइट दरवाज़ा करें, किसी नॉक करें किसी सही दरवाजे को, तो समझे कि आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आप किसी गलत घर के दरवाजे को बजा देंगे ना, तो फिर होता क्या है, होता है ना, याद है बचपन, आपको याद आता होगा कि बचपन में हम जाके बैल बजा के भाग जाया करते थे, या किसी के दरवाजे को नॉक करके तो हम तंग करते थे, तो वो फिर तंग करना होता है। तो बेहतर है कि उस दरवाजे को नॉक करें कि जहाँ पर वो शख्स या वो अदारा या वो ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पर आपका काम कर सके, आपके मसले को सुन सके, ताकि आपके मसले हल हो सकें। तो जनाब, आज हम बात करते हैं पेरेंट्स की जानिब से स्कूलों की बात करेंगे। तो चूँकि पेरेंट्स का ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए होता है कि पेरेंट्स ही होते हैं जो फ़ीस भर रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो फ़ीस नहीं भरते। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर फिर जब कमाने शुरू होते हैं तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि पेरेंट्स भी का रोल जो है वो थोड़ा कम होता है। स्टूडेंट बाद दफ़ा ख़ुद अपनी फ़ीसेस भी अदा कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज हम थोड़ा सा इस इशूज़ पर बात करेंगे। पेरेंट्स की जानिब से अक्सर फ़ीसों से नाजायज़ इजाफे की शिकायत की जाती है, और ये शिकायत आज से नहीं की जाती। मुझे तो लगता है जब से प्राइवेट स्कूल्स का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से ही है। और इसमें प्राइवेट स्कूलों की इंतज़ामिया, और इसके अलावा अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो दरमियान बच्चों की कारकर्दगी के मामलात भी बड़े ज़हर बहस होते हैं कि जनाब जो सहूलतें हैं वो प्राइवेट स्कूल नहीं उस तरह दे रहे कि जिसकी वो बात करते हैं। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात होते हैं पेरेंट्स के दरमियान और स्कूल इंतज़ामिया के दरमियान, जिसकी वजह से जो सफ़र करता है वो बच्चा करता है। बाज़ दफ़ा अगर गलती से पेरेंट ने फ़ीस अदा नहीं की या लेट की, तो सज़ा किसको मिलती है? उस मासूम बच्चे को कि जो उस स्कूल में जा रहा होता है, उस मासूम बच्चे को जिसके इर्द गिर्द उसके दोस्त बैठे हुए होते हैं। और उस वक्त आप सोचें कि उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी। लेकिन वो जो प्राइवेट स्कूल की इंतज़ामिया है वो ये भूल जाती है कि वो एक मासूम बच्चे को ना सिर्फ टारगेट करते हैं, बल्कि उसका जो जहन होता है तालीम की तरफ से शायद उसे ख़राबी की तरफ लेके जाते हैं। और फिर होता क्या है कि वही बच्चा जो अच्छा पढ़ने वाला होता है वो पहले मोबाइल की तरफ बढ़ता है, फिर उसके बाद आवारागर्दी करने शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो तरबियत वाला इशू है वो शायद यहाँ पर आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पर आज हम बात करेंगे, और इसीलिए आज हमने जो मेहमान को अपने साथ बिठाया है, आप इससे पहले भी मेरे शो में तशरीफ़ ला चुकी हैं और आप बहुत अच्छा बोलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी कमांड रखती हैं इन इशूज़ के ऊपर के जो लोगों के साथ होते हैं, लोगों से मुराद कंज्यूमर के साथ होते हैं, या पेरेंट्स भी जो होता है कंज्यूमर ही होता है। ये याद रखें कि जो शख्स पैसा कहीं भी खर्च करता है तो वो कंज्यूमर बन जाता है। तो जो कंज्यूमर के ऊपर आप बात करती हैं, और आप कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की मीडिया कोऑर्डिनेटर है। इसके अलावा तालीम की जो कमेटी है उसको भी देख रही हैं कि उसमें भी चीज़ों को कि किस तरीके से कैसे उनको हल करना है। और आप अजीज़ फातिमा साहब को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आप ठीक ठाक रहें, क्योंकि वजह यह है कि आपका ठीक रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का मामला है, फ़ीसों का मामला है, स्कूलों का मामला है, और सबसे बढ़कर उन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का मामला है कि जिन्होंने पाकिस्तान को मुस्तकबिल में जाकर संभालना है। तो जनाब, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि मुझे ये बताइए, प्राइवेट स्कूल्स और पेरेंट्स की लड़ाई ख़त्म होके ही नहीं दे रही। यानी कि अगर देखें अज़ल से आज तक ही देख लें, जब से प्राइवेट स्कूल बने तो एक आपस में मामला गड़बड़ की तरफ ही रहता है। पेरेंट्स को ये इल्ज़ाम लगाते हैं, प्राइवेट स्कूल एक अलग इल्ज़ाम लगाते हैं, पिस्ता उसमें एक बच्चा। ये क्या वजह क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ये जितने भी आपने मेरे ओहदे बताए, इनके अलावा भी मैं खुद एक सारिफ हूँ। मैं सारिफ हूँ, 100% बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं और मैं वो सारी मुश्किलात फेस कर चुकी हूँ जो वालिदैन कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के हवाले से। प्राइवेट स्कूलों का देखिए मकसद क्या था। प्राइवेट स्कूल जिस वक्त बने कि सरकारी स्कूलों को या तो तबाह हो गए थे या उनकी पढ़ाई तबाह कर दी गई थी। मैंने खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा है। बड़ा खूबसूरत सरकारी जुमला स्कूलों आपका। की
पढ़ी तबाह कर दी गई। हाँ, आपने बड़ा सरकारी अच्छा जुमला स्कूल इस्तेमाल इतने किया। जबरदस्त वहाँ पढ़ाई होती थी कि हमने वहाँ से पढ़ने के वहीं से पढ़ने के बाद हाँ, हाँ। आगे फिर ग्रेजुएशन मास्टर्स और सब क्या कुछ बात किया है, है क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं से हमें शऊर आ गई मिली है। लेकिन जब तबाह कर दिया गया तो ला महाला कोई ना कोई अल्टरनेट देना था। तो वो अल्टरनेट के तौर पे क्या वो प्राइवेट स्कूल आए। हो सकता है शुरू में जब कोई प्राइवेट स्कूल्स बनाए गए हो तो मकसद ये हो कि बच्चों को तालीम दी जाएगी, वो तालीम जो सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ज़ाती मफादात गालिब आते गए। वो पढ़ाई से ज्यादा क्या हुआ, वो नोट कमाने की, नोट छापने की जगह बन गए। वो स्कूल जो है कमर्शियल हो गए। तो आज वहाँ पे क्या है कि वहाँ तालीम जरूर होगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, बहुत सारे स्कूल हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वो उसका वसूल कर रहे हैं। और जब आप वसूल कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है आपको जो कुछ वसूल करे फीडबैक देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो ज्यादातर जहाँ मेरा अपना बच्चा भी पढ़ रहा है वहाँ स्कूलों का क्या हो गया है कि जो कुछ वो डिलीवर नहीं करे उससे ज्यादा वो खींच रहे हैं आपसे। एडमिशन के वक्त जाए आपने एडमिशन फीस देनी है, ठीक ठाक भारी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, रजिस्ट्रेशन के बगैर तो वो आपको मतलब बच्चे को टेस्ट भी नहीं देने देंगे। रजिस्ट्रेशन क्या है थोड़ा सा बताइए। रजिस्ट्रेशन जिस वक्त आपने बच्चे को स्कूल लेकर गए हैं, आपने स्कूल इंतजामिया से कहा कि मैं अपने बच्चे को यहाँ दाखिला दिलवाना चाहती हूँ, वो कहेंगे जी जरूर आप दाखिला दिलवाइए, एक अदद हम टेस्ट लेंगे बच्चे का, उसके बाद और लेकिन टेस्ट के लिए क्या है कि ये एक फॉर्म रखा है 500, 1000, 2000, 5000 भी अच्छा ये फीस है, ये पे करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें और बच्चे को टेस्ट के लिए ले आए। सबसे पहला आपने जैसे ही मैंने सुना जी 5000, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन खाली कि बच्चा टेस्ट में फेल कर दिया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, रिफंडेबल नहीं है वो फीस आपकी। अच्छा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की आपने वो फीस अदा करनी। अच्छा, ये इससे पहले मैंने नहीं सुना। ये है अक्सर स्कूलों में है और आपको इस बात की तस्दीक वो वालिदैन कर देंगे जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपने फीस दे दी, आपका बच्चा पास हो गया, आपने एडमिशन फीस लाजमी देनी है उनको, वो जितनी भी हो। वैसे तो ये होता है कि कुछ महीनों की जो फीस होती है ना उसके बराबर आपकी फीस होती है, लेकिन आपने वो फीस देनी है। फिर आपने एनुअल चार्जेस भी उनको फौरन ही दे देने हैं। आपने जब भी आप दाखिला करा रहे हो आपने जून जुलाई की फीस भी लाजमी दे देनी है, लैब चार्जेस देने हैं आपने, लाइब्रेरी चार्जेस देने हैं आपने, और बहुत सारे मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब कुछ देने ही देने हैं। तो ये वो मकसद तो फेल हो गया कि अगर आपका मकसद बच्चों को तालीम देना है तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करें। कुछ स्कूल कर रहे हैं लेकिन सारे स्कूल्स नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, सारे स्कूल ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ये सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन आया जिसमें हुकूमत सिंध ने यानी कि महकमा तालीम ने एक हुक्मनामा जारी किया है, नोटिफिकेशन किया है, जिसमें उन्होंने कहा जी चूँकि ये जो रिहायशी और कमर्शियल सरगर्मियों का नोटिस दिया जिसमें पाबंदी आयद कर दी गई है कि जनाब यहाँ पर रिहाइश नहीं की जाएगी, सिर्फ स्कूल ही रन किए जाएंगे। लेकिन कराची की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, हालांकि इससे आप कहोगे इससे पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का क्या ताल्लुक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बहुत छोटे छोटे इलाकों में बने हुए हैं। वो शायद 120 गज का मकान होगा या शायद 80 गज का भी हो, तो उसमें क्या होता है कि टॉप पे कहीं वो फैमिली रह रही होती है और नीचे की 2-3 जो घर होते हैं, कमरे होते हैं, वो उनको क्लासें बना लेते हैं और चूँकि छोटे छोटे कमरे होते हैं वो कम फीस लेते हैं। तो ये अगर इस तरह का कोई काम हो जाएगा तो ये तो ज्यादती नहीं हो जाएगी स्टूडेंट्स के साथ? बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए अगर एक छोटे किसी इलाकों में आपको पता है माशी हालात किस कदर मुश्किल है, बहुत मुश्किल, और ऐसे में अगर छोटे छोटे जो स्कूल्स बना के ये बहुत कम फीसों में, अगर कम फीसों में बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है उससे कि वो बच्चे बिल्कुल तालीम से बाहर हों। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो लोग भी कोई इतने अमीर कबीर तो नहीं होंगे, छोटे से इलाके में अगर स्कूल चला रहे हैं तो वो खुद भी कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं होंगे, तो वो अगर ऊपर रह रहे हैं और नीचे तालीम दे रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई नुकसान की बात हो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। असल जो इशू है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस बढ़ने से पहले आप भी अगर चाहें तो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है, यानी कि आपने सिर्फ 031500008824 031500008824 कॉल मिलानी है और फिर उसके बाद आपको कोई सवाल अजीज फातिमा साहबा से करना है तो ज़रूर कर लीजिए। कॉल आ गई है, सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, फिर पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, सईदा राहिला गुलशन इकबाल से बात कर रही हूं। वालेकुम सलाम सईदा राहिला, कैसी हैं आप? बड़े अरसे के बाद आपने कॉल की है, सब खैरियत है? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है और जो आपकी मेहमान तशरीफ फरमा है उनकी खिदमत में भी मेरा अकीदत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं जी बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भी जो है अपने बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़े
जो है प्राइवेट स्कूल नए नए ही कायम हुए थे, लेकिन असल में जो वालिदैन का अट्रैक्शन है ना वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ गया कि उनको अपना स्टेटस थोड़ा सा उनको मेंटेन करना होता था और अपने खानदान में बताना कि ये एक ना इस तरह की चीज हो गई थी। एहसास बरतरी, एहसास कमजोरी हमारे मुआशरे में आया, इसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों की तादाद भी बढ़ी, जबकि बेहतरीन तालिबे इल्म बन के निकले हैं सरकारी स्कूलों से। इसी वजह से सरकारी स्कूल कम होते गए, उनका जो है उनकी तादाद कम होती गई, लोगों का वहाँ पे दाखिला दिलाने का ना बच्चों को वो कम होता गया। क्या कसूर हम लोगों का है, वालिदैन का है ज्यादातर। जब हम जैसे जरूरत ईजाद की माँ है, जिस तरफ ज्यादा पब्लिक का झुकाव होता है ना तो वो चीज मतलब ज्यादा जब जो है पैसों का जो है ना एलिमेंट वो ज्यादा है इसमें, मतलब कमाई का जरिया ज्यादा है। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल जो है ना यही कर रहे हैं कि जो है पैसा कमाने का जो उनका मकसद है ना वो है, तालीम का इतना नहीं है। हमारी तरफ एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ पे मिनिस्टर वगैरह इनके बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि वो जब गाड़ी से उतरते हैं ना निहायत मगरूर अंदाज होता है उनका, और कोने में जाके ना साइड में जाके वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं और निहायत खराब अल्फाज यूज कर रहे होते हैं, और ड्राइवरों को मतलब वो कुछ नहीं समझ रहे होते। मतलब क्या तरबियत हो रही है, इतना पैसा देने के बावजूद भी ऐसी तरबियत हो रही है। तो सरकारी स्कूलों वगैरह का जो ये डाउनफॉल हुआ है इस वजह से हुआ है। ये प्राइवेट तो अच्छा ठीक है राहिला, लेकिन एक बात है कि अब जो प्राइवेट स्कूलों का डाउनफॉल शुरू होने जा रहा है उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी यही वजह हो सकती है ना कि अब शायद थोड़ा सा होश आ रहा है वालिदैन को कि सब कुछ करने के बाद भी बच्चों की जो बिल्कुल ठीक तरबियत जो है वो हो नहीं पा रही। बिल्कुल ठीक है राहिला, बहुत शुक्रिया बेटा। जी आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी कि ये सही कह रही हैं कि जिस हम वालिदैन जो है स्टेटस कॉन्शियस हो गए थे, लेकिन अब जो हालात है ना यकीन जाने शकील साहब ये चीज जहन से निकल गई है। अब तो सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी तरह पढ़ लिख के और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मैंने पहले कहा था कि सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर सरकारी स्कूलों पे तवज्जो दी जा रही है। यकीन जानिए मैं ऐसे सरकारी स्कूलों को जानती हूँ जहाँ पे मास्टर्स टीचर्स है यंग बिल्कुल, और मैं जितनी बार स्कूल गई खुद मेरे बेटे को जब प्राइवेट स्कूल से निकाल दिया गया था तो मैंने सरकारी स्कूल में दाखिला कराया। इतना खूबसूरत साफ सुथरा स्कूल, जब मैं गई हूँ मैंने हर क्लास में बच्चों को देखा है पढ़ते हुए, असातिज़ा को पढ़ाते हुए देखा है। वहाँ की टीचर्स और बच्चों ने मिलकर इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, इतनी खूबसूरत मुसव्विरी से स्कूल को क्या लाजवाब बनाया था। माशाल्लाह। तो मायूस नहीं हूँ मैं कि दोबारा सरकारी स्कूल अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। आपका इंटरनेट साथ छोड़ देता है, गूगल बाज़ दफ़ा आपका साथ नहीं देता, लेकिन सिंध पुलिस FM 88.6 खासकर जो गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, उनका साथ ज़रूर देता है। तो जनाब थोड़ी सी ट्रैफिक अलर्ट है, मैं वो भी देता चलूँ ताकि आप जहाँ सफ़र कर रहे हैं तो आपको पता रहे। जनाब ट्रैफिक की रवानी बहाल हो चुकी है। जनाब बलोच पुल जानिब महमूदाबाद, यहाँ पर आप अगर गुजर कर रहे हैं तो यहाँ ट्रैफिक रवा दवा है। मैंने कहा ये एक अलर्ट थी ताकि कम अज़ कम आपको इसके बारे में बता दिया जाए। आप अगर इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बग़ैर किसी परेशानी के सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, मैं चूँकि आपसे सवाल करना चाह रहा था कि जिसके लिए कि जो कि कल एक नोटिफिकेशन आता है 10% फ़ीस वाला कि जी उसके ऊपर आपको पता है कि 10% फ़ीस के ऊपर साथ ही ये भी जोड़ ले कि एंटी करप्शन भी इस पे लगी हुई है कि जनाब कौन से अब इस 10% को कैसे जांच पड़ताल की जाएगी, कैसे जो प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो बना हुआ है ये कैसे इसको सॉर्ट आउट करेगा कि 10% कोई दे रहा नहीं दे रहा। मैं अभी यही जो बात कर रही थी ना कि वालिदैन को होश आ गया है, वो चाहते हैं कि बस उनका बच्चा पढ़ ले, तो वो प्राइवेट स्कूलों से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं बच्चे। अच्छा, सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका इमेज खराब किया, लेकिन मैं वालिदा से कहूँगी सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करें। अच्छा, 10% फ्रीशिप कानून कहता है आपका कि हर प्राइवेट स्कूल, सिंध का हर प्राइवेट स्कूल 10% बच्चों को, मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देने का पाबंद है। मतलब हम यूं करते हैं ना, अगर 100 बच्चा है तो 10 बच्चे को आपने 10 बच्चों को मुफ्त तालीम देनी ही देनी। तो सॉर्ट आउट कैसे होगा? हाँ, अब मैं ये बताऊं आपको कि कानून तो बन गया, कानून पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? कानून बनते हैं, कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं होता। और जब कानून बन गया तो उसके बावजूद भी मुस्तहिक बच्चे स्कूलों से बाहर क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि ना तो स्कूलों के बाहर कहीं कोई बैनर लगा होता, ना कोई बोर्ड लगा होता कि जी यहाँ पे 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी, ना ही जो दाखिला इश्तिहार होते हैं उनमें ये
लिखा जाता है, इतने पॉम्फलेट्स आते हैं स्कूलों के, किसी पे नहीं लिखा होता कि हम 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। आप वालिदैन को, मैं ज़मीनी हकीकत बताऊं, अक्सरियत वालिदैन को पता ही नहीं है कि उनके बच्चों को हक है कि वो 10% मुकम्मल मुफ्त तालीम हासिल आज करें। आपके पास है ना, आप बताइए। बल्कि जी मैं बताऊं, बल्कि जुल्म क्या है कि मुफ्त तालीम तो छोड़ दीजिए, मैंने कहा ना कि जिस वक्त एडमिशन के लिए जाते हैं उस वक्त से जो खाल खींचना शुरू होती है, स्कूल समझते हैं कि वालिदैन जो है ATM मशीन है, कार्ड डालो पैसे निकालो। मुफ्त तालीम तो दूर की बात, उनको तो जिस तरह लूटा जाता है ना, तो वालिदैन कुछ कर नहीं सकते। एक बार आपने दाखिला करा दिया तो बस आप पाबंद हो गए कि वो जो कह रहे बिला चूं चरा उनकी बात आपने माननी है। बिल्कुल ऐसे ही जी, बिला चू चरा आपको उनकी बात माननी है। कॉल्स भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा फेसबुक पे कुछ सवालात भी हैं, कुछ सलाम कर रहे हैं आपको। फातिमा नूर है जी, अस्सलाम अलैकुम आपको और मोहतरम मेहमान साहबा को। चलें जी, आपका सलाम भिजवा दिया जनाब हमने। मुनव्वर अब्बास साहब है जी, आप भी सलाम अलैकुम। रियाजाबाद शायद कई जगह है, वहाँ से इन्होंने मुनव्वर अब्बास साहब ने मैसेज किया है। इसके अलावा जनाब शेरबाज जान साहब हैं, जो कि रेगुलर हमारे माशाल्लाह यहाँ पर फेसबुक पे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन जनाब, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, एक और मैसेज है। मेरा सवाल फातिमा साहिबा से, कम फीस, कम सैलरी और सस्ती आबादी वाले स्कूल सबसे बड़ा मसला है। मसला ये है, कम तजर्बे का टीचर मैसर आती हैं। अच्छा, मियारी तालीम, एक स्टैंडर्ड और बेहतरीन उस्ताद। आप समझ आ रही बात? मैं समझ गई हूँ बिल्कुल। कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि छोटे इलाकों में छोटे छोटे स्कूल हैं, वहाँ पे मैट्रिक और इंटर पास बच्चों को तालीम देने के लिए रख लिया जाता है। ऐसा ही है ना, यही कहना चाह रहे हैं वो, बस कुछ इसी बेहतरीन तरह उस्ताद। जब मैंने आपको सबसे पहले यही कहा कि तालीम को एक कारोबार बना लिया गया है, मकसद तालीम बच्चों को आगाही देना, शऊर देना, तालीम देना नहीं है, तो ये सूरत हाल तो आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में अगर कोई स्कूल आपके बच्चों को, आप खुद कह रहे हैं कि छोटा सा इलाका है और छोटा सा स्कूल है और वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो माली मुश्किलात का शिकार हैं, तो उनको ये तालीम जो मिल रही है तो क्या गनीमत नहीं है? इससे बेहतर कि आपका बच्चा गली को मोहल्लों में घूमता रहे, क्योंकि आप सरकारी स्कूल में भेजें। मैंने कहा सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर होता जा रहा है, वो तो फ्री में, फिर उसका क्या बनेगा? आप अपने बच्चों को वहाँ सरकारी स्कूलों में भेज के तो देखिए। ऐसे ही है जनाब, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, क्या कहना चाहेंगे? फातिमा जो मेहमान आई मैम, उनको मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ और अल्लाह को सलामत रखे और वो यूं ही खिदमत करती है, अल्लाह भले पूरे जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं पहला भाई भी बहुत प्यारी बात कर रही है, एक अल्फाज ऐसी मोटी तरह इन्होंने सुनवाया, बाकी बहुत प्यारी बात कर रही है। अच्छा, मैं फातिमा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हमारी बहनों ने तालीम हासिल करी सरकारी स्कूलों में, ये फातिमा जिना बहुत मशहूर है। अच्छा, मैं इस टाइम पे आती हूँ, पहले की हकीकत ना सरकारी स्कूलों में पैसे देती थी और अभी भी मैंने सुना है कायदे आज़म की जो सारी खुशी है ये सरकारी स्कूलों में जा रही है, तो आपके जो वजीर आजम है, आपके जो लोग हैं, तो ये हमें सरकारी स्कूल में पैसे क्यों नहीं देते? मैंने भी फातिमा जिना से कहा, वो आगे भी चल रहा है। अब मेरे भतीजे जा रही है तो फीस हो गई है 3000 रुपए, ये भी कुछ नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है ना, तो वो बच्चे बहुत मददगार हो जाते हैं, वो वालिदैन का कहना नहीं सुनते। मेरा ये सवाल है आपके, पहले वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, तो थोड़ा कागज होते हैं, उनका जहन बिल्कुल साफ सुथरा होता है, तो उनको जमाना ना बहुत कुछ सिखा देता है, नशा भी सिखा देता है, बातें भी सिखा देते हैं। तो मैं कह रही हूँ वालिदैन जिनके हयात होना, उनको अपने बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए। एक हमारी अम्मी ने हमें एक लम्हों को ना खूब कराए, जाते ऐसे तो ना सोने का निवाला खिलाया और नींदा शेर की देखी है, तो हमारी तरबियत वो अच्छी निकली है। तो आज की जो वालिदैन है ना, वो नहीं देख रहे, वो बच्चों को बिगड़ने दे रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है। मैं अपनी सोच से ये बात करती हूँ। चले, मैं आप उम्र नहीं बताइएगा वरना लोगों को पता चल जाएगा आपकी उम्र का। कोई बात नहीं भाई। चलें, ओके ओके।
मेरी बहनों ने पॉलिसी चलें ओके 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 अल्लाह हाफ़िज़ जी। बात ये है कि बिल्कुल सही है जनाब, आपने जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, हमने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, अजीज़ फातिमा साहिबा ने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। गवर्नमेंट स्कूल की बहुत अच्छी तालीम थी, ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता, और ना इस तरह हम सोचते हैं इस तरफ। एक कॉल और लेते हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलो कॉल जी कट गई, डिस्कनेक्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, मैं नाजिम दरवेश गोलीमार कराची से बात कर रहा हूँ। मैम को भी मैं खुशामदीद और सलाम अर्ज करूंगा। वालेकुम सलाम जी। मैम, अभी कल की बात है कि हमारे दोस्त हैं जो ट्रैफिक सेक्शन में आर के हैं, तो मेरी कल उनसे मुलाकात, तो उन्होंने अपनी रोएदाद इस तरह सुनाई कि मैं जब बच्चे का इंटरव्यू लिया जा रहा था उसके साथ साथ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी कारें कितनी हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, ये नॉर्थ नाजिबाबाद के स्कूल की मैं बात कर नाम नहीं लूंगा, तो वहाँ इस तरह के उनसे सवालात किए गए कि वो कह रहे हैं कि भाई इतना तो मतलब अगर बच्ची का रिश्ता लेने के लिए या बच्चे का लेने जाते इतने सवालात नहीं होते जितने वहाँ स्कूल में सवालात किए गए कि बच्चा मतलब बोल सकता है, कितना बोल सकता है, पोती कर सकता है, नहीं कर रहा, ये सारी बातें बता। तो मैम मैं ये कह आप कह रही हैं कि 10% वाकई इस बैनर आवेदन करना चाहिए, लेकिन स्कूल इंतजाम में कम से कम ये भी सोचना है कि आप लोग इस तरीके का इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चे से या पेरेंट्स से कि भाई आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास कारें कितनी हैं, आपकी जायदाद अपनी है या पढ़ाई है, आप किराए के घर में रहते हैं क्या है, तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं। जरा आप मुझे तफसीली बताएंगे। पूछते हैं, जज़ाकल्लाह जी। मौजू पे वापस आते हैं, मौजू पे कि फुल फ्रीशिप जो अमल दरामद जैसे वो भी कह रहे हैं कि आवेदन क्यों नहीं है। सबसे पहला मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग कौन करेगा? वो लोग, वो इदारे, वो महकमे जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने जाके मॉनिटरिंग करनी है कि ये कानून मौजूद है, इस पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं। तो रफ़िया मल्ला साहिबा, मैं एक वालदा के तौर पे आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आपको अल्लाह ताला ने जो ताकत अता की है, जो इख्तियार अता किया है, आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप लोगों की दुआएं लीजिए, आप जाइए देखिए कि जो लोग वाकई मुस्तहिक हैं, जिनके बच्चे इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते तालीम बाहर हैं, तो आप उनके बच्चों को कोशिश कीजिए कि वो स्कूल में जाएं। और अगर आपके पास इस हवाले से कोई भी शिकायत आती हैं तो बराए मेहरबानी उसका पूरा आप जायज़ा लीजिए, उनकी शिकायत का अगर अजाला हो सकता है अजाला कीजिए। पहली थी कि मॉनिटरिंग नहीं है, दूसरा मसला है शफाफियत नहीं है, वही ना मैंने बताया कि ना लिस्ट आविज़ा की जाती है, ना इश्तिहारात में बताया जाता है, और तीसरा क्या है कि सज़ा का खौफ नहीं है। जब सज़ा का खौफ नहीं होता है ना, तो हम शुतरे बेमहार की तरह बस जो हमारा दिल चाह रहा है, जो हमारी गर्ज है, जो उसमें हमारा मफाद है, हम वो कर रहे होते हैं। तो सज़ा का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जी, सज़ा का खौफ होना चाहिए। और आपने देखा होगा पिछले दिनों प्राइवेट स्कूल्स के ग्रैंड अलायंस बना, और ग्रैंड अलायंस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिंध में जो एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर उंगली उठाई कि जनाब ये कौन होते हैं, कैसे और किस तरह हमारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। तो जनाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बेसिकली ये चेक करना था कि जो हॉनरेबल अदालत ने जो फैसला दिया कि 10% जो फीस फ्री शिप दी गई है, क्या उस पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे नहीं कर रहे। लेकिन जब उसकी तरफ बड़ी एंटी करप्शन, तो उसको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नजर आई जिससे आप प्राइवेट स्कूल्स के वो लोग, वो मालकान परेशान हो गए कि जो शायद उनको ये लगता था कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर एंटी करप्शन आ गई तो एक नहीं बहुत सारे राज खुलेंगे। तो वो गाड़ियाँ या वो आपका बैंक बैलेंस, वो भी शायद इसीलिए पूछते हैं कि कल को हम एंटी करप्शन तक भी आपको भी बता सकेंगे जो बच्चा पढ़ता है तो वो भाई वो गरीब नहीं है, वो खुद भी लैंडलॉर्ड है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि डीजी एंटी करप्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस तरफ देख भी रहे हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि जो खाली एक चीज़ नहीं है, हम अगर इसमें बात करें जहाँ फीसिस का मसला है कि आपको कितने % बढ़ानी चाहिए एनुअल, उसके ऊपर भी देखना चाहिए। सेकेंडली जो कापी किताबों के नाम पर जो लूट मार की जाती है उस पर भी काम होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा अपना सवाल भी इनकी तरफ लेके जाऊंगा, अजीज फातिमा की तरफ। अजीज फातिमा साहब ये बताइए कि जहां एंटी करप्शन कर रही है, सारा कुछ कर रहा है, पेरेंट्स परेशान है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले सब एक हो गए, तो पेरेंट्स क्यों नहीं एक होते? हाँ, पेरेंट्स क्यों एक नहीं होते? देखिए प्राइवेट स्कूलों वाले जितने भी ना, सबके मफादात एक है।
पेरेंट्स के मफादात नहीं मफाद मैं वही बता रही हूँ, उनको कोई, मैंने कहा ना सजा का खौफ नहीं है उन्हें, वो सब मिल गए, उन्होंने, उनको पता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद में ताकत है, सब मिल जाओ अपने मुतालबात में। वालिदैन का क्या होता है, वालिदैन हर तरह के स्कूल है ना, छोटा स्कूल, थोड़ा बड़ा स्कूल, ज्यादा फीस वाला, भारी फीस वाला। अच्छा, जो भारी फीस वाले स्कूल के वालिदैन है उनको तो ये खौफ ही नहीं है कि हमारे बच्चों को फ्री शिप मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फ्रूट सब्जी भी तो उन्हीं से महंगी होती है। हाँ, जो छोटे स्कूल के स्कूल का क्या होता है कि मैं अगर वालिदा हूँ ना, चले मैं कहती हूँ मैं लीडर हूँ, मैं तो जाके हर बात कर लेती हूँ, लेकिन कोई और वालिदैन होंगे, उनके बच्चा वहाँ पढ़ रहा होगा ना, वो जाके बात करेंगे ना, उनको वहीं डरा दिया जाएगा कि या तो बच्चे को निकाल देंगे हम, ऐसे ही, या फिर रोज बेइज्जत करने के लिए तैयार, बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। हर वालिद वो कहेंगे यार छोड़ो, मैंने अगर बोला, मैं इनके साथ 2 लोगों के साथ मिलके मैंने अलायंस बनाया या मैंने मुत्तहिद हो गया तो शामत मेरे बच्चे की आएगी, बाकी वालिदैन तो मिलेंगे। तो वालिदैन के दरमियान इत्तेहाद कायम होने नहीं दिया जाता। 10 में से 2 वालिदैन के बच्चों को फ्री शिप दे दी, फुल फ्री शिप तो वैसे कहीं भी नहीं है। चले इसके ऊपर भी मजीद देखते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे बन सकता है, इस पे जरूर हम बात करेंगे। अच्छा, जुल्फकार अली कार्तियो साहब हैं जनाब, मदीना मनवरा से सलाम भी भेज रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि मदीना मनवरा पे इस वक्त हमारा प्रोग्राम यानी कि वहाँ पर देखा जा रहा है। ये बड़ा खूबसूरत मुझे लगा ये मैसेज। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, सलाम अर्ज कर रहा हूँ, अयाज अहमद PCHS से। जी अयाज अहमद साहब, और आपके मेहमान को भी मेरा सलाम और खुशामदीद। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पॉइंट की तरफ आने से पहले मैं एक बात अर्ज करूंगा आपसे कि आप ये रिक्वेस्ट कीजिए खासतौर से खवातीन को कि बात जरा मुख्तसर कीजिए, टाइम बहुत कम होता है ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। खवातीन बहुत लंबी चौड़ी बात करती हैं। अच्छा, अब मैं पॉइंट की तरफ आऊंगा। जी जी देखिए, अभी ये बात आपके प्रोग्राम में काफी ये बातचीत हो रही है कि एक छोटे इलाकों में स्कूल बनाए, वहाँ पर स्कूल कायम दिए जा रहे हैं। आपके जो मेजबान है उन्होंने ये कहा है कि चले तालीम दी जा रही है, अच्छी बात है। ये है कि ये है अयाज साहब, आपकी आवाज जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, आप कोशिश करें जरा सा आगे पीछे जाकर दोबारा कॉल मिलाएं, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही, और शायद इसी वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जनाब सैयद आबिद अमीर साहब है जी, फातिमा साहिबा बच्चों को मारना खास तौर पर मदरसों और स्कूल में, ये इस बात की वजाहत नहीं कि हम टेक्निकल तरीके से बच्चों को नहीं संभाल सकते। ये सवाल भी ले लीजिएगा, एक कॉल ले लूँ, काफ़ी देर से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील अहमद साहब, मैं अपनी काबिल-ए-एहतराम बहन को शो में खुशामदीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं 3 बेटियों को और 1 बच्चे का बाप, जी जी, और मैं अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाना चाहता था। तो उन्होंने हमें किताबों के कोर्स, वो भी उनके मखसूस शौक से, उनके भी उस पर से यूनिफॉर्म, फिर शूज, फिर जो है ना आए दिन कोई ना कोई इवेंट चार्जेस, फिर पेपर चार्जेस, फिर उसके बाद जो है ना सालाना एनुअल चार्जेस, और ये चीजें इतनी ज्यादा कर दी थी। और जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखे ये 3 बच्चों की फीस में भर रहा हूँ, तो ये जो छोटी बच्ची है इसको मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो 10% में आप लोग वो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो पहले ही आपसे जो आपको मतलब है कि 2-2, 3-3 और 500 रुपए फीस हम कम लेते, जबकि फीस कम नहीं थी, 3,500 से ऊपर की फीस नहीं थी। और जो कोटा जो ये लोग कहते हैं ना कि 10% कोटा, तो शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो, मैंने तो नाज़िमाबाद के हर एक स्कूल में जाके देखा है, वहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि वो हमारे बच्चों को एडमिशन दे दे वो 10% से, और वो 10% सिर्फ उनके लिए होता है जैसे 5-6 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो 6वां या 7वां बच्चा जो है ना वो उनको कह देते कि हम इसकी फीस नहीं दे रहे, वो चले उस बच्चे को वो लोग 10% पे डाल रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं मजबूर हो के अपने बच्चों को हटा दिया। अब सरकारी स्कूल में एक मसला आ रहा है कि वो जो कोर्स और यूनिफॉर्म देते थे ना वो नहीं देते हैं,
سر اب بات یہ کہ چلے آپ فیس نہیں دے رہے تو اب یہ اسکول یونیفارم تو اسکول سرکاری اسکولوں میں سرکاری اسکول میں نہیں مل رہا، وہ کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے کورس آ ہی نہیں رہا ہے سرکاری کورس نہیں آ رہے نا، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ پرائیویٹ. چلے سر یہ آپ جواب لیتے ہیں عزیز فاطمہ صاحبہ سے. موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں کافی عرصے سے بات کر لیں کافی عرصے سے کورس وغیرہ بچوں کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ جو سرکاری اسکولوں میں بچوں کو راغب کرنے کے لیے یہ تھا کہ ان کو کچھ تاکہ آئے بچے تاکہ پڑھیں. اچھا گل ٹھیک ہے. اچھا گل مہر صاحبہ، والدین بچوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیوشن سینٹر بھیجنے پر مجبور ہیں. جیسے جیسے پرائیویٹ اسکولز میں اضافہ ہو رہا ہے اس طرح ہر گلی میں ٹیوشن سینٹرز بھی بن رہے ہیں. کیا پرائیویٹ اسکول جو اتنی فیس لیتے ہیں ان کی پڑھائی کافی نہیں ہوتی جو ٹیوشن سینٹر بھیجنا پڑتا ہے؟ میں والدین سے ایک سوال کروں گی. کریں ضرور. جو پڑھے لکھے والدین ہیں کیا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود پڑھا سکیں؟ نہیں ہے نا، جبھی تو نہیں پڑھا رہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے دراصل دیکھیں اب یہاں پہ ساری بات، یہ میں ٹیوشن سینٹر کے بالکل خلاف ہوں. میرا اپنا بچہ ٹیوشن نہیں جاتا ہے، جو بھی وقت ملتا ہے میں خود دیکھتی ہوں، حالانکہ میں جاب بھی کرتی ہوں، رضاکارانہ کام بھی کرتی ہوں، میں اس کو خود پڑھاتی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں بات اسکولوں کی ہے کہ جی یہ بالکل طرز عمل غلط ہے، ٹیوشن سینٹرز نہیں ہونے چاہیے. ہاں اگر بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے کوئی ایسے مضمون جو آپ واقعی نہیں پڑھا سکتے تو اس کے لیے بھیجیں، لیکن چوتھی پانچویں چھٹی جماعت یا ساتویں آٹھویں کے بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو گھر میں جو اگر بڑے بہن بھائی ہیں تو وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. سید عابد امیر صاحب کا سوال تھا مدرسوں والا کہ جی مدرسے میں اور ادھر مار پیٹ زیادہ ہوتی، کوئی ٹیکنیکل طریقے سے نہیں ہو سکتا؟ آپ سے بھائی مار پیٹ وغیرہ تو میں نے کیا سب سے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز کے خلاف قوانین موجود ہیں. مار پیٹ تو ہر اسکول میں منع ہے، لیکن قوانین پر عمل درآمد، اور عمل درآمد کون کروائے گا؟ محکمے. کیونکہ آپ شکایت، میں ہوں، میں ہر چیز کو دیکھتی ہوں، شکایت لے کے جاتی ہوں. موبائل سائلنٹ کریں. اچھا جی بات ایسی ہے کہ ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ جب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم کی تو پھر اس میں ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ایک کال اور لیتا ہوں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ. یہ ہے کہ خواتین بات کر رہی ہیں، ٹاپک ایسا ہے نا کہ آپ اگر پورا سال بھی لگا لیں تو خواتین اپنے دل کے چھالے پھوڑیں گی. نہیں ہم منع نہیں کر رہے بات کرنے سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ وہ کہتے ہیں ٹائم زیادہ لیتی ہیں. جی جی اچھا، کیونکہ خواتین ہینڈل کرتی ہیں سارے معاملات. تو میں آپ کو بتاؤں، میں بلائنڈ ہوں، میرے ہسبینڈ بھی بلائنڈ ہیں، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں خود لیکچرر ہوں، لیکن چھوٹے بچوں کو میں نہیں پڑھا سکتی کیونکہ ان کا بیس ہوتی ہے، رائٹنگ ہوتا ہے سب. اب یہ ہوا کہ میری بچی جب اسکول والے اس طرح پڑھا رہے ہیں تو ٹیوشن والے جو ہے وہ بہادر ہو رہے ہیں، وہ فیسیں بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ کے علاوہ ایکسٹرا ٹائم نہیں دیتے بالکل بھی. پہلے تو یہ ہوتا تھا جو استاد ہوتا تھا وہ ایسا لگتا تھا اس کا پیپر ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب میرے بچے جس اسکول میں ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ، آپ یقین جانے ایک مرتبہ میں رو پڑی اور ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے بھیک مانگتی ہوں اس بات کی کہ میرے بچے، اس بات کی کہ میں بلائنڈ ہوں، میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی اور ٹیوشن میں بھی اس طریقے سے نہیں ہے، تو آپ اس کو خاص توجہ، یعنی یہ جو بھیک مانگنے والی بات ہے یہ کئی مرتبہ کے بعد کیا میں نے. اچھا انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی بچی کمزور ہے تو آپ پاس تو ہو گئی ہے لیکن اسے نا آپ ریپیٹ کروائیں کلاس. اچھا میرے شوہر نہیں مان رہے تھے لیکن میں نے کہا بیس مضبوط ہوگی، انہوں نے یقین دلایا. میں نے کہا آپ مجھے یہ ضمانت دیتی ہے کہ آپ میری بچی کو دیکھیں گی؟ انہوں نے کہا جی جی بالکل ایکسٹرا کلاس لیں گے. اور پورا سال گزر گیا، آج تک اس بچی کو واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں کیا. اور جب میں نے ان سے شکوہ کیا تو کہتی ہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ ثبوت بتائیں کہ میں نے ایسی باتیں کی ہیں. آپ بتائیں، یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن کی بات ہوتی ہے پہلے آپ استاد تو لے کر آئیں. یہ جو فارغ خواتین ہوتی ہیں جو بی اے سے فارغ ہوتی ہیں، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں آ جاتی ہے. میں تو قیمتیں کہوں گی، یہاں پہ استاد نہیں ہے. اور جہاں تک استاد کے ماننے کی بات ہے تو میں کبھی بھی استاد کو ماننے سے منع نہیں کرتی. میں کہتی ہوں آپ مارے ایک استاد والی مار، جلاد والی مارنا ہمارے. یہ جو مدرسوں میں پنجاب کے زیادہ تر لوگ ہیں، پنجاب کا ایک مزاج ہے تو وہ لوگ مارتے ہیں، لیکن بہت سارے مدرسوں میں اس پہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں کہ کسی صوبے کو اور اس کو نہیں. آپ میں کنٹروورشل دیکھیں، میری نیت کو آپ کی نیت کی نہیں میں بات کر رہا، آپ کی بات کی بات کر رہا ہوں. مدرسے پہ ہم نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. چلیں رانیہ صاحب آپ کے آگے آپ جواب دے دیں، کیا دینا چاہیں گے؟ چلیں ان سے جواب لیتے ہیں. مدرسوں کی بات نہیں کر رہے، آپ نے صحیح کہا. چلیں جواب دیجیے. بالکل صحیح کہا کہ اسکول
اگر دیکھیں اسکولوں میں آپ ایک بار دو بار آپ نے اگر جا کے دیکھ لیا کہ وہ بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ صاف انہیں کہتے ہیں میں ٹیوشن نہیں بھیج سکتی بچوں بس ختم بات. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بس جلدی کر لیں سر. جی جی میرے پاس میسج بھی بہت سارے ہیں، میں نے ان کا بھی جواب لینا ہے ان سے. بس میں مختصر بات کروں گا. دیکھیے یہ جو آپ کی مہمان ہیں انہوں نے کہا کہ چھوٹے علاقوں میں جو ہے نا اسکول قائم ہے، اچھی باتیں ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ کہ ان کے ٹیچر کا معیار کے اعلیٰ تعداد ہے. زیادہ تر دیکھا گیا کہ میٹرک اور انٹر پاس خواتین ہوتی ہیں، تو وہ کیا اعلیٰ تعلیم دیں گی بچوں کو؟ وہ اپنے گھر کے گھریلو حالات سے مجبور ہو کر ٹیچنگ اختیار کرتے ہیں. اچھا ایاز صاحب اعلیٰ تعلیم نہیں مل رہی ہے. ایاز صاحب آپ فیس بک پہ بھی ہیں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ پھر وہاں کے جو کچی آبادی کے بچے ان کو کہاں بھیجا جائے، ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا، فیس بک پہ دے دیجیے گا. کہاں بچوں پھر آپ کا ٹھیک ہے، پھر جو تعلیم مل رہی ہے آپ اگر اس پہ ایگری ہے تو پھر ٹھیک ہے. مجبوری ہے بیچاروں کی، وہ اگر وہ میٹرک والے کے پاس نہ بھیجے تو کہاں بھیجے اس بچے کو؟ اب 500 روپے میں تو کوئی پڑھائے گا نہیں. تو پھر میٹرک والے کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ پھر وہی کوالیفیکیشن ان کو ٹریننگ دے نا. اچھا وہ میٹرک والے ٹیچر جو ہیں، میں ان کو ڈیفائن نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چھوٹے علاقوں میں ان کو ٹیچر ہی میٹرک اور انٹر والے ہی ملیں گے. اب پھر وہ پڑھا بھی تو صرف پرائمری اسکول کو رہے ہیں، وہ کوئی میٹرک کی کوالیفیکیشن نہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی مل جاتی ہے ان علاقوں میں، ان کو رکھا جائے خالی. چلیں سر، میں ایک کام کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اگر کوئی ایسی کمیٹی ہے تو آپ کا نام ڈلواتے ہیں، تاکہ ایسے اسکولوں کو جو فیس 500 روپے لیتے ہیں اور وہ ان کے پاس بچے ہیں 100 اور اس کے بعد وہ کوئی ایسی ٹیچر ان کو مل جائے کہ جس کو وہ 25-30 ہزار روپے دے سکے، تو ضرور ان کی مدد کریں سر. بالکل سر، ٹھیک ہے. ان اسکولوں کے لیے پھر وہ لوگ جو واقعی درد دل رکھتے ہیں، جو واقعی بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ خود چلے جانا، فری میں پڑھائیں. بالکل. اچھا ایک چیز ہے کہ چھوٹے علاقوں میں میں ایاز صاحب سے بھی کہوں گا، بلکہ اس طرح کے جو بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، وہ پھر اپنا ٹائم وہاں 2 گھنٹے 1 گھنٹے دے دیا کریں. تو کم از کم یہ کریں. نہیں، ایسے علاقوں میں جائیں، آرنگی ٹاؤن جائیں، بلدیا ٹاؤن جائیں، سرجانی جائیں، ملیر کے علاقوں میں جائیں، لیاری میں آپ جائیں، آپ قائد آباد کی طرف جائیں، آپ کرنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر جو کچی آبادیاں بنی وہاں جائیں، جہاں میں جاتا ہوں، جہاں میں تعلیم کے لیے نہیں، میں دیگر چیزوں کے لیے جاتا ہوں. لیکن میں کبھی بھی کرٹیزم میٹرک اور انٹر کے ٹیچر کو نہیں کرتا ہوں. ریزن کیا ہے کہ اگر اس میں ٹیلنٹ ہے تو میٹرک والا بھی آرام سے پہلی سے لے کے، یعنی کہ نرسری سے لے کے 5ویں تک کے بچے کو پڑھاتا ہے. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے اسکول کے اندر ٹیچر ہے تو وہ کہیں آپ کو سارے گریجویٹ تو نہیں ملتے، آپ کو تو نہیں پتا اس کی کیا تعلیم ہے. تو اس طرف نہ جائیں. یہ دیکھیں کہ اچھی تربیت، اچھی تعلیم اگر کوئی ٹیچر دے رہا ہے تو اس کی ضرور قدر کریں. اور دوسرا یہ بھی میں بتا دوں کہ گورنمنٹ میں بھی میٹرک کے ٹیچروں کو بھی جاب ملتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. چھوٹی سی بات میں یہ بھی بتا دوں شکیل بیگ صاحب، ضروری نہیں ہے کہ ایک ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنے والا انسان اس لیول پہ جا کے بچوں کو پڑھا سکے، سمجھا سکے. جس طرح سے وہ میٹرک انٹر والا بچہ پڑھا رہا ہوگا اسی نے پڑھانا ہے. جی مجبوری ہے آپ کی، ایسے ہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد عبد الشکور کھتری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، 80,000 تنخواہ لینے والا اسکول ٹیچر اپنے بچوں کو 10 یا 12,000 تنخواہ لینے والے ٹیچر سے پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی، وہ غلط نہیں کہہ رہے. کھتری صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ مجبوری ہے پیرنٹس کے بیچاروں کی. اور پھر جو چھوٹے علاقے میں ہے تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے ٹیچر بھی مل جائے تو بڑی غنیمت جانی ہے آپ. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور وہاں پر جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں نا تو بھائی وہ پھر اسکول کی جاب بھی نہیں کرتے، وہ پھر جاتے ہیں کسی اچھے علاقوں میں، اسکول کے لیے نہیں جاتے، وہ کچھ اور جاب کر رہے ہوتے ہیں. ٹیوشن پڑھاتے ہیں، پھر وہ مہنگے ٹیوشن ہے، ایک سبجیکٹ 5-10 ہزار روپے لیتے ہیں، تو وہ کیوں پڑھائیں گے اس پرائیویٹ اسکول کے اندر؟ تو اس طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہاں جو بچیاں پڑھا رہی ہیں میرے خیال یہ بڑی بات ہے. اچھا سید عابد امیر صاحب پھر آئے. جی میڈم، خواتین کو پڑھانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے ہی کہ کچھ ادارے ایڈمیشن سے پہلے بچوں کی والدہ کی تعلیم پوچھتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی، والدہ کی والدین کی. اور میں تو کہتی ہوں کہ خواتین کو پڑھانا تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ایک اچھی ماں دیجئے، آپ کو ایک اچھی قوم ملے گی. ایک ماں اگر وہ پڑھی لکھی نہیں بھی لیکن باشعور ہے، سمجھدار ہے، تو یقیناً وہ اپنے بچے کو بہت اچھی طرح سے. ایک میں پروگرام میں تھا تو وہاں بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس میں اس کو زیورات اور دیے جاتے ہیں، تو بڑا اس پہ بات ہوئی. تو میں نے کہا اگر کسی بچی کو اچھی تعلیم دی جائے جس کو تعلیم کا زیور کہا جاتا ہے تو وہ کیسا رہے گا. تو اس کے اوپر آپ یقین کریں کہ بچیوں نے سب سے زیادہ کہا کہ ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس بہت خرچہ کر کے ہمیں تعلیم دیتے ہیں. اور لڑکیاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بے شک بحیثیت مرد بھی یہ میں کہتا ہوں کہ جو خواتین ہیں وہ بہت قدر کرتی ہیں پیرنٹس کی، اور اچھی تعلیم دینے میں اور پڑھنے میں دونوں میں اچھی ہوتی ہیں. اور ٹھیک ہے بعض دفعہ انسان ہے، وہ ہیومن ایرر ہر میں آ جاتا ہے، انسان ہے وہ بھی، خاتون بھی، وہ ہو سکتا ہے اس پہ بھی کبھی کبھی فیملی پریشر ہوتا ہوگا، وہ بھی کچھ نہ کچھ ہے. لیکن تعلیم کا زیور دینا کس حد تک ضروری ہے؟ ارے
ہر لحاظ سے ضروری ہے کہ ایک لڑکی جب وہ تعلیم یافتہ ہے، شعور ہے اس کے پاس، تو جب بیاہ کے جائے گی نا تو اب نوٹ کر لیجیے گا کہ جو لڑکیاں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں نا وہ ہر طرح سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اگر ان کا خدا نخواستہ ان کا جو زندگی کا ساتھی ہے وہ کسی معاملے میں مالی مشکلات شکار ہے وہ اس کا ساتھ دیں گی. آپ جب وہ بچے کو اسکول میں داخل کرائیں گی نا تو وہ کوشش کریں گی کہ میرے شوہر کے اوپر بوجھ نہ پڑے، تو وہ اس کو خود سے گھر میں بھی پڑھائیں گی، وہ ٹیوشن نہیں بھیجیں گی. ہاں لیکن اب ہم جو خواتین ہیں تھوڑی سی کاہل ہو گئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ پکڑا دیا ہے کہ اس سے رابطہ کر لو، یہ پکڑا کے ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئے ہیں. تو وہ خواتین، لیکن آج بھی پڑھی لکھی جو لڑکیاں، پڑھی لکھی جو خواتین ہیں وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے خود تربیت دینی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سید عابد امیر صاحب کہتے ہیں پرائیویٹ اسکول یا پرائیویٹ اداروں کی سب سے خالص بات یہ لگتی ہے کہ ویل مینج ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، اس میں تو نہیں، ہر ادارہ نہیں ہوتا. ابھی وہ ایک کالر نے بتایا کہ وہ جو بچے ہیں بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہ آتے ہیں اسموکنگ کرتے ہیں، اور آپ یقین جانیں ان بڑے تعلیمی اداروں میں بچے جو زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ میں نے اپنے خود کانوں سے سنی ہے. بالکل صحیح کہا جی. بات یہ کہ ویل مینج کوئی بھی ایڈمن ہو اچھا مینج کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کو بیٹے اس کو بہت اچھے درمیانہ درجے کا اسکول ہے جہاں میرا اپنا بچہ پڑھ رہا ہے، وہ بہت اچھی طرح بچوں کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا جی. رانا عمران راجپوت صاحب ہے جی. السلام علیکم. شکیل بھائی مہمان آپی کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید. چلیں جی، آپ کا میسج میں نے سنا دیا. اچھا، گل مہر بتاتی ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ان کی ٹیچر نے. وہ ظلم بتا رہی ہیں، میری ٹیچر میری لنچ باکس سے میرا لنچ اور میری واٹر بوتل سے میرا پانی پی جاتی تھی. ٹیچر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بچوں کے ساتھ. یہ آج کی بات کرتی ہیں یا اپنی آپ بات بتا رہی ہیں؟ ذرا سا اس بات پہ بھی کلیئر کر دیں، کیونکہ نیچے آپ نے بچوں کے ساتھ کہہ دیا، لیکن ویسے ایسا کامن ہے نہیں. کہیں شاید ہوتا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کامن نہیں ہے. ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوگا، ایسا ہوتا ہے. لیکن مجھے بھی لگتا ہے انہوں نے بھی جسٹ ایک ہنسی مذاق کے لیے شاید یہ میسج کیا ہے. چلیں اچھی بات ہے، بیچ میں چھوٹی چھوٹی سی اس طرح کے چٹکلے آنے چاہیے. اچھا، یہ کمال ہو گیا بھائی. ہسبینڈ وائف دیکھ نہیں سکتے اور وہ گریجویٹ ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں. میرے لیے آج دن کی سب سے بہترین بات ہے. سلام پیش کرتا ہوں. رانی صاحبہ صرف گریجویٹ نہیں ہے، رانی صاحبہ بہت ہی زبردست ایک کہہ لیں کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. رانی صاحبہ کو اگر چونکہ میں ان کو جانتا بھی ہوں، اور وہ بلائنڈ ضرور ہے لیکن وہ گھر کو اتنا اچھا چلاتی ہیں، اور وہ روٹی جو توے پہ بنتی ہے نا، یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، وہ بھی بہترین طریقے سے پکاتی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ بلائنڈ ہونا جو ہے نا وہ کوئی کمی نہیں کراتی. بات یہ ہے کہ آپ خود کوئی کمی اپنے اندر پیدا کر کے نہ بیٹھ جائیں. تو یہاں جو دیکھنے والے ہیں نا وہ اپنے اندر بہت ساری کمی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رانی صاحبہ بہت پائے کی میں کہتا ہوں شخصیت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی خواتین تمام معاشرے میں ہو، کیونکہ رانی صاحبہ صرف اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ نہیں کرتی، اپنے بچوں کو بھی کرتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو نہیں پڑھاتی. دیکھیں انہوں نے جس زمانے میں کچھ پڑھا، انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے، ہو سکتا ہے ان کے بچے وہ نہ پڑھ رہے ہوں. آج کل کہا کہ میں اس بچوں کو جیسے میں جس لیول کی ہوں، میں لیکچرر ہوں، تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے انہوں نے. اور پھر ایسی بات ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتی ہوں گی، وہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ کوشش ضرور کرتی ہوں. بالکل کرتی ہوں گی جی. کال لے لیں، کافی دیر سے کال آ رہی ہے. چاہیے کہ آج کو آپ بیٹھیے ذرا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ کون صاحب کہاں سے؟ میں بلدیہ سے بات ہوں. عرفان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں عرفان؟ جی میں میرا کوئی ادارہ ہے جو دیتا ہو بھائی. کیا دیتا ہو؟ بچوں کی فیس وغیرہ میرے بچوں کی فیس چڑھ گئی ہے تو نہیں ادارے تو پھر وہ اس کے لیے یہ ہے کہ جے ڈی سی اور سیلانی جو ہے نا، سیلانی بادرآباد میں ہے، ادھر جا کے آپ کو ایک درخواست دینی پڑے گی. آپ کا وہ دیکھیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سینکشن کرتے ہیں اور وہ فیس ڈائریکٹ اسکول کو جا کے دیتے ہیں. وہ بات بھی کریں گے اسکول سے کہ جناب آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے. اس طریقے سے ہوتا ہے. تو آپ کی کتنی فیس ہے جو آپ کے اوپر چڑھ گئی ہے؟ اور اس کے بعد یہ فل فری شپ کے لیے بھی اپلائی کریں. بالکل کریں، جس طرح کی حالت ہے. 10% ان کے بچے، ہاں بالکل ان کے بچے مستحق ہیں. آپ اگر چاہیں تو آپ یہ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں. آپ جو ہے اس پہ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، اسی نمبر پہ جس پہ آپ کال کرتے ہیں. یہاں پر واٹس اپ بھی آتا ہے، تو آپ وہ بھی چاہے تو ڈیٹیل بھیجیں تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو. اچھا جی، اس کے علاوہ فاطمہ نور صاحب ہیں. بھائی مہمان سوال جواب لاجواب دینے آپ خوش رہیں. چلیں جی، جزاک اللہ. چلیں جی، آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा फ्रॉम सरजानी। जी राजा साहब, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का बड़ा करम है सर, हाल सुनाए। और मैं यकीन करें आपने जैसा बताया अभी, ये जो हमारी बहन जो है वो बीनाई से महरूम है, और आपने जिसने उसे बताया, यकीन करें कि मेरा दिल इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, और मेरा दिल इतना बड़ा हो रहा है कि मैं अपनी इस बहन को सैल्यूट पेश करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। इतना मेरा दिल खुश हो रहा है कि 14 अगस्त वाले दिन जैसे मैं झंडे को सैल्यूट पेश करता हूँ ना, जी मेरी बहन को और इनकी पूरी फैमिली को मेरा सैल्यूट है। और मैं समझता हूँ कि माशरे को ऐसी बहन बेटी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और जिनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन स्कूल वालों को भी उनके साथ उनका साथ देना चाहिए कि उनके बच्चों को अगर वो थोड़ा सा इजाफी वक्त दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। कॉल लेते हैं एक और। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद नवाज साहब। जी सर, मैंने भी 1.5 साल से अपने बच्चों की फीस नहीं भरी है। हालांकि फीस तो कुछ इतनी नहीं खास है, मगर 250 रुपए फीस है एक बच्चे की। 6 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो TCS में। अब मुझे बुलाया तो मैं इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। तो स्कूल में मैंने मैडम को बोला दिया, जो मैडम चेंज हो गई ना, अब दोबारा देखो मुझे कब बुलाते हैं। TCS तो बहुत कम फीस लेता है, 200-250 रुपए फीस होती है। 250 रुपए। तो यार आप देखिए, मुझे हक तो नहीं पहुंचता ये बात करने का, लेकिन 250 रुपए महीना निकालना है। अगर आप डेली के 5 रुपए भी निकालते जाएं, 10 रुपए भी निकालें, तो 300 रुपए। सर हालात ऐसे हो गए, अभी नहीं देख पा सकता हूँ। चले, जिस जगह ये जॉब करते हैं वहाँ पे तनख्वाहें नहीं ये होती हैं। रक्षा ड्राइवर है। हाँ, तनख्वाहें नहीं होती हैं, नहीं इतना होता है। माली मुश्किलात बहुत ज्यादा, इलाज मुआवजा, बीमारियां कितनी तेजी से फैल रही हैं। आप सही है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपको इस समझने की जरूरत है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप खाने पीने का ऊपर थोड़ा कट लगाकर अपने बच्चों को आप 15-20 रुपए आप इकट्ठे एक तरफ रख दें। आप समझें कि अगर 3 बच्चे हैं तो आप 30 रुपए अलग निकाल दें, आप तो कोई बुराई नहीं है। तो और उनकी बहुत अच्छी एजुकेशन है। अच्छा, क्या आगे आप कहना चाहेंगे? मैं तो आखिरी को बिल्कुल आखिरी 2-4 लम्हे, मैं सबसे पहले तो ये जो 10% फ्रीशिप है ना, ये इसका इतलाक कैसे होगा, इसका हल क्या है? वही कि हर स्कूल के बाहर लिखा हुआ हो कि यहाँ 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। दूसरा, डायरेक्टोरेट जो है इंस्पेक्शन करे हर स्कूल की। देखिए, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। आप जिन स्कूलों की कम से कम शिकायत आती है उनकी इंस्पेक्शन करें और उस रिपोर्ट को आप पब्लिक करें, ठीक है। और जो स्कूल अमल दरामद ना कर रहा हो 10% फ्रीशिप पर, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें, रजिस्ट्रेशन भी उनकी मुअत्तल कर दें, ठीक है। और फुल फ्रीशिप जिन बच्चों को मिल रही हो उनसे मजीद कोई इजाफी फीस ना ली जाए किसी भी तरह। मेरा आखिरी जो पैगाम है वो यही है कि अगर कानून मौजूद है और मुस्तहिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो ये मसला कानून का नहीं है, अमल दरामद का है, इंसाफ का मसला है। जब तक प्राइवेट स्कूलों को वाकई जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, फुल फ्रीशिप नोटिफिकेशन में रहेगी, क्लासों में नहीं रहेगी, वो बच्चे क्लासों में नहीं रहेंगे। अच्छा, इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर जो पेरेंट्स और स्टूडेंट पेरेंट्स बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है, इसके अलावा कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन पे जो काम हो रहा है वो भी, इन तक अगर आप अपनी आप कोई इस तरह की शिकायत पहुंचाएं, और पेरेंट्स और जो स्टूडेंट पेरेंट्स हैं उनके तो सोशल मीडिया भी बड़ा कॉमन है और बहुत ज़्यादा वायरल भी है, आप उस पर कम से कम एक शिकायत ये तो दे सकते हैं कि आपका बच्चा मुस्तहक है। जैसे ये एक आए कि जनाब 1.5 साल से फीस नहीं दे सके, दूसरा है कि जी मैं 3 महीने पता नहीं कितने उन्होंने नहीं बताया वो फीस नहीं दे पा रहे, तो कम से कम आप वो शिकायत वहां लेके जाएं ताकि आपकी शिकायत जो है वो एंटी करप्शन तक पहुंचाई जाए। और अगर आप मुझे भेजेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि मैं एंटी करप्शन तक आपकी डायरेक्ट वो मनोअन जो आप भेजेंगे वो उसी तरह आपकी अमानत समझकर मैं डायरेक्ट एंटी करप्शन तक पहुंचाऊंगा, जिसमें आपने उस स्कूल का नाम लिखना है, अपनी पूरी डिटेल बतानी है, और साथ ही साथ अपना पूरा कॉन्टैक्ट, अपना एड्रेस, हर चीज़ लिखनी है। अगर आप समझे कि सीगा राज में रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपका बच्चे की मामला आएगा तो आप अपना नाम अगर सिगाराइज में रखेंगे तो वो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो ये करना तो ज़रूर आप शेयर करें, हम आपकी दरख्वास्त को आगे तक लाजमी पहुंचाएंगे। तो जनाब, आज का प्रोग्राम आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा अजीज़ फातिमा साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि हुकूमत को भी बताने की कोशिश की, और हुकूमत जो मोहतरमा राफिया मल्ला साहिबा, उनसे उन्होंने एक अपील भी की। और ये तमाम चीज़ें इसलिए की गई कि आवाम के लिए और सार्फिन के लिए और स्टूडेंट पेरेंट्स
दोनों के लिए ज़रूरी है। अब चलते हैं कल के प्रोग्राम की तरफ, यानी कि बुध वाले दिन। वो प्रोग्राम बड़ा खास होने वाला है जिसमें हम टाउन चेयरमैन न्यू कराची को मधु कर रहे हैं और इस सीट पे बैठे होंगे टाउन चेयरमैन न्यू कराची। और न्यू कराची से बहुत ज़्यादा कॉलर्स आते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि कॉल होगी सिर्फ 1.5 मिनट की, इससे बड़ी कॉल मैं किसी की भी नहीं लूँगा। आप अगर बात कर सकेंगे तो कर लीजिएगा, वरना 1.5 मिनट के बाद मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। वैसे भी अब आप अपना एक तरीका बना ले, चाहे खवातीन हो या हज़रात हो, कोई भी हो, तो आपने 1.5 मिनट से ज़्यादा कॉल नहीं करनी, क्योंकि रीज़न ये है कि पीछे जो कॉलर्स होते हैं वो बहुत शिकायत करते हैं और ख़ासकर मुझसे ज़्यादा शिकायत की जाती है कि शायद मैं बहुत, जबकि मैं कोशिश करता हूँ कि 60 मिनट के बाद और 60 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद आपकी जो कॉल उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। तो कल आपने न्यू कराची के इश्यूज़ पर बात करेंगे, न्यू कराची के टाउन के ऊपर बात करेंगे और उनकी अगर कोई काम तरक्याती हुए उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और अगर कहीं ज़रूरत है तो उस काम की बात भी करेंगे। कल मिलते हैं इस इशू के साथ, इस जज्बे के साथ कि टाउन चेयरमैन के साथ किस तरह की करनी है गुफ्तगू, इंशाअल्लाह ताला। बशर्ते पाकिस्तान जिंदाबाद।